ग्रामीण समाज के यूट्यूब और फेसबुक चैनल पर आपका स्वागत है। मैं अंबुज कुमार आपको लिए चलता हूं ग्रामीण समाज के महत्वपूर्ण हिस्सा कृषि व्यवस्था की ओर। भारत अमूमन गांवों का देश है। यहाँ की 70% से लेकर अधिक आबादी कमोबेश मुख्य रूप से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कृषि पर निर्भर है। कृषि कार्य के माध्यम से ही उनकी जीविकाएं चलती हैं। आप यहाँ देख रहे हैं कि दूर दूर तक, जब गाँव में कहीं भी जाएंगे तो दूर दूर तक आपको फसल ही लगे दिखाई देंगे। यह खरीफ फसल का क्षेत्र है। औरंगाबाद ज़िले के दाऊदनगर थाना का ये पूरा गाँव है। यहाँ खरीफ मौसम में मूलतः धान का फसल लगाया जाता है। यह धान की फसल अब पक चुकी है। दिख रहा होगा आपको बालियाँ जो उसके डंठल भले हरे हैं लेकिन बालियाँ पक चुकी है। धान में अनाज भर गया है जिसे कहा जाता है। तो एक समय आज के करीब 40-50 वर्ष पूर्व कहा जाता था, एक गाना भी आया था फिल्म में, कि मेरे देश की धरती सोना उपजे, उपजे हीरे मोती मेरे देश की धरती। उस दौर में कृषि की इतनी अच्छी स्थिति नहीं थी, फिर भी इस गाना ने लोगों को प्रभावित किया। लगा कि नहीं, यह धरती जो है सचमुच में कभी सोना उगल सकती है। जबकि उस दौर में यहाँ भी अन्य जो भारत देश के भागों की अपेक्षा की तरह यहाँ भी लोगों को पर्याप्त खाना पीना नहीं मिल पाता था। लेकिन जैसा कि आप मदर इंडिया फिल्म में भी देखे होंगे, उसमें जो संघर्ष है, कृषक जीवन का जो संघर्ष है, उसकी जो परेशानी है, भुखमरी है, इतने बेहतरीन तरीके से उस मदर इंडिया फिल्म में दिखाई गई है कि जिसने उस समय के नीति नियंताओं को, राष्ट्र निर्माताओं को, नेताओं को झकझोरा और उन लोगों ने निर्णय किया कि किस तरह से कृषि में सुधार किया जाए। वह दौर सचमुच में भीषण भुखमरी का दौर था। लेकिन उसी समय 60-70 के दशक में MS स्वामीनाथन के प्रयास से भारत में हरित क्रांति का सूत्रपात हुआ। ऐसे तो नॉर्मन बोरलॉग साहब को हरित क्रांति का जनक माना जाता है, लेकिन भारत में MS स्वामीनाथन ही इसके जनक माने गए हैं। उस समय तत्कालीन कृषि मंत्री, केंद्रीय कृषि मंत्री बाबू जगजीवन राम थे और पूरे सरकार द्वारा एक पहल करके नए उन्नत किस्म के बीज लाए गए। जैसा कि पहले बताया जाता था कि धान के पौधे बड़े बड़े होते थे। सीता नाम का एक धान होता था। देखिए, एक नरेश बाबा हमारे पास भी आ गए हैं। ये काफ़ी बुजुर्ग हैं, ये ज़रूर 70 से पार हो चुके हैं, लगभग होंगे। तो कौन धान था वो उस समय? हाँ, नहीं, उस समय जो पहले आप लोग उगाते थे, ये नटवा मसूरिया के पहले सीता। और कुछ था पहले सीता था, जयश्री मसूरी था। जयश्री मसूरी। हाँ। तो सीता की विशेषता क्या यही थी ना कि ज़्यादा डंठल होता था, बड़ा बड़ा नटे होता था, लेकिन आगात होता था। इससे आगात, मसूरी से आगात। और एक कौन था फसल जिसका धान का, जिसमें पौधा ज़्यादा बड़ा होता था, बाली धान कम होता था उसमें, वो कौन था? कटकी था। कटकी। तो पहले उस दौर में यहाँ रोपा जाता था वो? हाँ, हम कटकी रोपे हैं। कटकी रोपे। तो उसका आज की तरह दर तो नहीं होगा ना। आज के दर तो आज के दर के अनुसार वो खादो न था, खाद भी नहीं था। तो हाँ, इसी बात पर हम आ रहे हैं कि हरित क्रांति जो उस दौर में आई 60-70 के दशक में, तो उसके तहत नए नए किस्म के बीज लाए गए और खाद, उर्वरक, कीटनाशक का इस्तेमाल हुआ और धीरे धीरे सिंचाई की व्यवस्थाएं भी सुधरी। वो सब को लेकर के आने वाले दिनों में उत्पादन में आशातीत वृद्धि हुई थी 60-70 के दशक में। उसी को हरित क्रांति नाम दिया गया। हालांकि हरित क्रांति एक शब्द भले 2 अक्षर का है, लेकिन बहुत व्यापक परिवर्तन हुआ था भारतीय कृषि के संदर्भ में। तो हम जानना चाहेंगे इनसे ही कि रेपुरा में किस प्रकार का परिवर्तन उस समय हुआ होगा, क्योंकि उसके पूर्व तो यहाँ खाने की भी समस्या थी। खेत वही था, इससे ज़्यादा ही खेत थे। आज तो बहुत से खेत में घर बन गए हैं, खलिहान हो गया है, लेकिन फिर भी लोगों को भरपूर खाने को नहीं मिलता था। ना। तो कारण क्या रहा होगा उस दौर में? उस प्रकार देखिए, आबादी बहुत कम थी आज से। उसका कारण यही था कि पैन जो था ना, पैन, हाँ,
पैन बह वाला? तीनों भरा गया था। अच्छा। बह में पानी भरा रहता था, इतना उर्वरक नहीं था। कहा उर्वरक आदमी दे तो कहाँ दे, कहाँ दे, है क्योंकि सब बह के चला जाता था, सब पूरा बाह था वो। नहीं, कोई टाइम ही नहीं था उसको, निकास में ना था। आवाज निकास है तो 2 रोज 4 रोज के बाद पानी पड़ने के बाद में खुल जाता है, खुल जाता है। और उस टाइम में भी सारा हथना लड़ाई खा ली। वो हलभर कमर और रैया। अभी कहा, अभी जो ये तो टाड़ी वाला खेत है, लेकिन बगल में आप देख रहे हैं वो सब जो दिख रहा है वो सोती वाला खेत है। तो उस दौर में कहा जाता था कि जो धान जब काटते थे तो शायद खटिया ले जाकर धान काटते थे, या खगड़ा पर। खटिया खगड़ा सब लेके आदमी करता था। अब सोचिए उसका कारण ही था कि उसमें पानी भरा रहता था पूरा बह क्षेत्र में। मतलब बाबू जब पानी के निकास ना हो, नहीं है, भरल रहता था, तो भरल पानी जाएगा कहाँ। अब वो पहले हरा टूटा हुआ था टोटल, और टोटल हरा का पानी जमाव था पूर्व पश्चिम सब में। तो इस प्रकार वही हुआ कि हरित क्रांति के बाद जो सिंचाई, बीज और उर्वरक, खाद है, इस सब में जो उपलब्धता किसानों को कराई गई, उसका प्रभाव पड़ा फसल उत्पादन पर। बढ़िया है, बढ़िया फसल उत्पादन, अच्छा फसल होने लगा। हाँ। क्योंकि आज की जो वर्तमान स्थिति है कि हम देखते हैं कि गांव वही है, जनसंख्या बहुत ज़्यादा उस समय से बढ़ गई है। खेत भी अब समझिए कि कृषि योग्य ज़मीन में कुछ कमी ही आई है, लेकिन फिर भी उत्पादन हर कोई बहुत ज़्यादा कर रहा है। उत्पादन इतना हो रहा है कि बेचा जा रहा है। हाँ। तो कहीं ना कहीं हरित क्रांति का इस संदर्भ में बहुत बड़ा योगदान था। और आज का जो सबसे बड़ा सवाल है कि आज इतना उत्पादन हो जा रहा है कि व्यापारी लोग औने पौने दाम पर बात ऐसी है खरीद रहे हैं। मजबूरी में किसानों को बेचना पड़ रहा है अपना फसल कम दाम में। बात है बाबू कि अब मोटा धान आप उपजा रहे हैं, गोपाल भोग लगाइए या बढ़िया क्वालिटी का धान लगाइए, आपको भाव मिलेगा। लेकिन उतना भाव नहीं मिलेगा जितना मिलना चाहिए उसमें, चूंकि उपज रेट उसका कम होता है, दर भी तो कम है। अगर जैसे देखिए दर के मतलब है कि अगर 1 कट्ठा में ये वाला कितना होगा मंसूरी, 1 कट्ठा में यार कम में भी होगा तो 2 मन। 2 मन होगा। 2 मन मतलब 27 दूना कच्ची ना, 54 किलो, वो भी कम ही है। ऐसे उसका माना गया है लगभग 60-70 किलो होना चाहिए। और वो कितना होगा जो आप जिस धान की बात करते हैं? जैसे बात ही है कि हम ना, वो कितना होगा ये बताइए ना, 1 कट्ठा में कितना होगा, क्या किलो 1 कट्ठा में? 1 कट्ठा में धान कम भी होगा ना, सोनम या तो सोनम तो 60 किलो से तो कम ना होगा। तो मैंने इससे ज़्यादा होगा वो? हाँ, इससे ज़्यादा नहीं लोग, इससे हल्का होगा। तो ये 54 किलो जब है तो 60 किलो कैसे होगा? अब निश्चित किसानों का यही कहना है कि जो सोनम और उस टाइप जो धान है, जो महिका धान है जिसको कहा जाता है, उसका जो रेट है, उत्पादन जो दर है ना, ये धान की अपेक्षा कम है। और प्लस जो ऊंची ज़मीन है जहाँ सिंचाई की सुविधा थोड़ी कम है, जैसे ये सब आप देख रहे हैं, अगर ये नहर नहीं हो, ये करहन का पानी नहीं आए तो इधर सिंचाई करना मुश्किल हो जाता है। तो अगर सिंचाई की सुविधा नहीं है, थोड़ा ऊंची टाइप ज़मीन है, तो वहाँ के लिए जो महिका धान ज़्यादा उपयुक्त है, ऐसा माना गया है। लेकिन जहाँ सिंचाई की सुविधा उपयुक्त है, ठीक है, वहाँ लोग मंसूरी, खासकर इस क्षेत्र में अधिकतर जो 90 या 95% खेतों में आपको मिलेंगे मंसूरी है। आप देख सकते हैं कि सभी धानों की प्रकृति लगभग यहाँ से समान रूप से दिख रही है। ये इसकी विशेषता रही। और आप क्या चाहते हैं कि किस तरह से सरकार क्या करे कृषि में और कैसे सुधार हो जिससे आपका फसल बढ़िया तैयार हो, और क्या चाहिए हम लोग? हाँ बताइए, और क्या चाहते हैं भाई? हम लोग का तो उचित समय पर उच्च मूल्य पर खाद का प्रयोग करें। इस बार खाद तो कैसा, बहुत मुश्किल हुई खाद लेने में। इस साल वो किल्लत हुआ कि किसान कितना मारा पीटी किया है, कितना जूझा कि किसी के यहाँ के, बहुत के यहाँ के बेटी बहन जाकर के खाद लाइन लग करके खाद के लिए गई है, फिर भी नहीं मिला। तो इस पर भी उसको नहीं मिल रहा है। तो इस समाधान अगर सरकार न ठीक कर रहा है तो किसान क्या करेगा? हाँ, ये बहुत बड़ा ये जो सवाल उठाया ये नरेश तिवारी बाबा ने, ये सवाल जो उठाया कि किसानों को समय पर लाभ नहीं मिल पाता है, समय पर खाद नहीं मिल पाता है, बीज नहीं मिल पाता है, ये एक बड़ी समस्या है। खासकर खाद की, बीज की तो समस्या बहुत समाधान हो चुकी है, लगभग लोग रखते हैं, प्राइवेट दुकान वाले भी बीज उपलब्ध करा देते हैं, लेकिन खाद समय पर नहीं मिलता है, ये किसानों के साथ एक अन्याय जैसा है।
तो हम आशा करेंगे कि आने वाले दिनों में सरकार इस पर पहल करे और वो अपने कृषि सलाहकारों और कृषि पदाधिकारियों के माध्यम से आकलन करे कि इतने हेक्टेयर में धान का फसल लगाया गया है तो उसके लिए कितना खाद हमें चाहिए, उसकी तैयारी पहले से करे, ताकि ये जो हरित क्रांति के बाद का जो दौर है, जब जनसंख्या अब उससे ज़्यादा बढ़ चुकी है और लोगों को भरपूर पेट भरने की भी समस्या है, आप स्कूलों में खाना दे रहे हैं, सबको राशन दे रहे हैं, तो जब तक हमारे यहाँ उत्पादन नहीं होंगे तब तक हम भली भांति इसको पूरा नहीं कर पाएंगे। तो आज भाई इतना ही। ग्रामीण समाज के लिए हमारे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद को देखने के लिए। जय ग्रामीण समाज, जय भारत। इसी में थे।